हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये है एनसीईआरटी का चैप्टर 5। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 चैप्टर जो है अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज यू हैव read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human being can live here because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth. मतलब ये कहा जा रहा है कि आपने ऑलरेडी अर्थ के बारे में, प्लेनेट के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में जो इसमें रह रहे हैं उसके बारे में तो पढ़ लिया होगा, है ना। ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं, अर्थ के बारे में, प्लेनेट के बारे में तो पढ़ लिया होगा। तो जो ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट पे जो रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है। यहाँ इस प्लेनेट में लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ ज़मीन है, यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है ना। इसलिए हम यहाँ रह पा रहे हैं, जो कि अर्थ में है ना। तो यही चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि अर्थ में हम लोग रह क्यों पा रहे हैं। ज़मीन है, अगर मान के चलिए सिर्फ वहाँ पानी रहे तो क्या जिंदा रह पाओगे? सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन रहे, पानी ना रहे या हवा नहीं है तो क्या वहाँ जी पाओगे? तो वही चीज़ कह रहा है कि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जो है, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, जो कि अर्थ में है, इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ रहता है। ठीक है, बाकी और किसी अदर प्लेनेट में नहीं रहता है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। ठीक है, तो जो अर्थ सरफेस है वो कॉम्प्लेक्स जोन है, जहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि the solid portion of the earth on which we live is called lithosphere। मतलब वो पोर्शन, अर्थ का वो हिस्सा जो कि सॉलिड है ना, जिसमें हम रहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि पहाड़, नदी, चट्टान, ये सब लिथोस्फीयर में आते हैं ना। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी अदर गैसेस है जो अर्थ को क्या बोलते हैं, सराउंड करके रखे हैं। ठीक है, मतलब अर्थ के सराउंड में जो भी गैसेस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके क्या बनते हैं? अर्थ एटमॉस्फेयर बनते हैं। ठीक है, और जो भी वाटर है जो कि हमारे अर्थ को कवर करके रखा है ना, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? जिस एरिया को कवर करके रखा है वाटर, उस एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और इस हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड है? आइस, वाटर, वाटर वेपर, तो ये सारे हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं, है ना। द बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे ये जो ज़मीन है, वाटर है और एयर है मिलता है, और विच कंटेंस ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जहाँ पे हर तरह का जो लाइफ है वहाँ पे जीवित रहता है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे ज़मीन, पानी और ये हाइड्रोस्फीयर है वो मिल रहे हैं, और उस एरिया में, उस नैरो जोन में जो है हर तरह का जो लाइफ है वहाँ पे जी रहा है। तो वो जो एरिया जहाँ पे जीवन है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, वो उस नैरो जोन जहाँ पे ज़मीन, पानी, हवा है और जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर रहा है ना। कुछ लाइफ वहाँ पे अलग अलग फॉर्म के हैं, जो पानी में जीने वाले जीव जंतु, हवा में उड़ने वाले जीव जंतु, ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु, तो वो सारे जो है वो लाइफ्स हैं। तो वो एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, अब इसी को एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि ये क्या क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर वही जो मैंने भी आपको बताया कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इसमें आता क्या क्या है? ठीक है, इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल्स दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो भी पत्थर है, अर्थ क्रस्ट है, सॉइल है, मिट्टी विट्टी है, जो भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है, तो ये सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो मिलके क्या बनते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अर्थ सरफेस है वो 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कौन से 2 भाग है? तो पहला है लार्ज लैंड मास, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज जिसे हम कहते हैं ओशियन बेसिन। ठीक है, तो जितने भी ओशियन है, ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। तो जितने भी ओशियन है वो बाकी जो अदर ओशियन है उन सब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, है ना। अब जैसे अगर आपको देखना है तो ये मैप है, ये आप देख सकते हैं, ये जितना नीला पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये ओशियन है। तो अभी ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है, मैं भी इसी में आऊँगा, इसको थोड़ा सा मैं घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा।
तो अभी थोड़ा इसको थोड़ा और पढ़ देता हूँ, फिर आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है वो कहीं पे उठा है, कहीं पे और ज़्यादा उठ गया है, कहीं पे नीचे है दबा हुआ है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग ना जो समुद्र का जो लेवल है, क्योंकि समुद्र का जो लेवल है ना वो सभी जगह समान है, उसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है। तो समुद्र के लेवल से वो जो उठा हुआ चट्टान है वो कितना ऊंचा है या कितना गड्ढा है उसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये जो समुद्र का जो लेवल है उसको हम जीरो मानते हैं। तो समुद्र के लेवल से कोई जगह कितना उठा हुआ है तो इतना मीटर उठा हुआ है, कितना वो है, तो ऐसा करके ये बता रहा है, ठीक है। तो जो समुद्र का लेवल है उसको हम जीरो लेवल मानते हैं और बाकी सभी चीज़ को इसी जीरो लेवल से फिर मेज़र करते हैं कि भाई इस जीरो लेवल से कितना मीटर ये जो एलिवेशन ऑफ लैंड है, कितना एलिवेशन है, कितना मीटर उठा है, कितना जगह उठा हुआ है, ऐसा टाइप का ये पता करते हैं। जगह नहीं, कितना साइज उठा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो वर्ल्ड का जो मैप है, सॉरी ये कैसे हो गया, 1 2 3, ये हो गया, ये वर्ल्ड का मैप है ना, वर्ल्ड का मैप है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने भी पढ़ा था कि जितने सारे जो भी ओशियन है वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है, आर्टिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम से कम्प्लीटली कटे हुए नहीं हैं, सब कहीं ना कहीं से पतले से धारा से कहीं ना कहीं से कैसे भी करके जुड़े ही हुए हैं सभी सभी ओशियन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे जो बड़े बड़े लैंड मास है जिसको इसमें क्या कहा गया है, कॉन्टिनेंट, इसमें नहीं मतलब कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कॉन्टिनेंट है, अभी आगे वही चीज़ पढ़ेंगे, कितने ओशियन है उसको भी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये हल्का सा ये मैप देख लो, फिर इसको मैं रोटेट करके फिर नीचे मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वापस से इसी मैप में आके वो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meter above the sea level. The greatest depth of 11,022 meter is recorded at Marina Trench in the Pacific. Could you imagine? देखिए अब यहाँ पे मैंने ये वही चीज़ बताया ना कि ये माउंट एवरेस्ट को इतना हाइट कैसे मान लिए, कहाँ से गिनना चालू किए। तो ये जो हाइट है ना, ये समुद्र का जो लेवल है, ठीक है, उसके हिसाब से समुद्र के जो लेवल है उसको जीरो माने, और जो माउंट एवरेस्ट का जो चोटी है, सबसे टॉप का जो पॉइंट है, उसको मेजर किए कि वो कितना हाइट है। उस हिसाब से जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा मेजर किया। वैसी गहराई भी, जो सबसे गहरा जो जगह है वो कहाँ है, मरीना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में, वो भी वैसे ही मेजर किया गया। सी लेवल जो है, सरफेस जो है उसको जीरो माना गया, और फिर वो सरफेस से कितना नीचे तक जो है गहराई है वो देखा गया, चेक किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से सी लेवल को सी सरफेस लेवल को जीरो मानते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी है उसका हाइट माने मेज़र करेंगे, डीप है तो कितना गहरा है वो मेज़र करते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है, कितना कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब जानते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। तो टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। दिस आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े पानी हैं लार्ज वाटर बॉडी से, उससे अलग है, उससे वो सेपरेट है, ठीक है। जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे देश से अलग है, किससे, समुद्र ने इन सभी जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है उनको अलग कर करके रखा है, ठीक है। आप मैप देख सकते हैं, अभी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। यहाँ पे आप दिखाई देता हूँ हल्का सा, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट अलग है, ये कॉन्टिनेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्यों अलग है? ये सब वाटर बॉडीज बीच बीच में घुस के इनको सबको अलग कर दिया, वही चीज कह रहा है ना। अब आप नोटिस करे होगे, एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना बार बार मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, बस ऐसे ही हल्का सा बता देता हूँ, फिर मैं आके इसी मैप को ना सीधा करके और अच्छे से आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है जैसे ये इक्वेटर है, ये वाला लाइन जो है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेटर लिखा है। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना ज़्यादा जमीन है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, वही चीज़ कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट।
It covers about 1/3 of the total land area of Earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountain on the west. The combined land mass of Europe and Asia is called Eurasia. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एशिया कौन सा है, ये है एशिया, ठीक है, और ये है यूराल माउंटेन। देखिए आपके पास बुक होगा ना तो आप थोड़ा ओपन कर लीजिए और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना उसको देखते जाइए। तो ये एशिया है, ये है यूराल माउंटेन, और यूराल माउंटेन और एशिया को अलग, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो काम कर रहा है वो ये यूराल माउंटेन कर रहा है, ठीक है। और एशिया और यूरोप को अगर दोनों मिला के बोले तो यूरेशिया भी कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। और ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है, ये कहा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यारा जो लाइन है ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो लाइन है ना ये इक्वेटर है, और ये जो लाइन है ना ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया से गुजरा है, मतलब ये पीला वाला जितना हिस्सा दिख रहा है ये एशिया है, वहाँ से गुजरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यही चीज़ कहा है। अब यूरोप के बारे में जानते हैं। Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map. ठीक है, अब ये यूरोप कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ये जो है यूरोप है, ठीक। यूरोप जो है एशिया के कंपेयर में बहुत छोटा है बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ हुआ है कि यहाँ से ना कोई भी लकीर नहीं गया है ना। हाँ ये चीज़ गया है, आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल जो है वहाँ से पास हुआ है। आर्टिक सर्कल कौन सा है, ये ऊपर साइड में रहता है, ये आर्टिक सर्कल जो है वो यहाँ से पास हुआ है। आर्टिक सर्कल को यहाँ पे नहीं दिखा है, सो नहीं किया है, ठीक है। तो आर्टिक सर्कल जो है यहाँ से पास होता है, वही कहा गया है ना। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद में अफ्रीका जो आता है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है, ये अफ्रीका है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसी के बारे में मैं बताऊँगा अभी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से इक्वेटर भी गुजर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब इक्वेटर के ऊपर में ही अफ्रीका का सबसे बड़ा जमीन है वो है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी यही चीज़ मैंने बता दिया कि अफ्रीका से ये 3 जो लाइन है वो गुजरता है, ठीक। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। मतलब ये कहा गया है कि जो सहारा डेजर्ट, मतलब अफ्रीका में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो सहारा डेजर्ट है, वो कहाँ लोकेटेड है, अफ्रीका में। अब इसको भी देख लेते हैं कहाँ पे है। थोड़ा सा ना अपना मुंडी थोड़ा तिरछा कर लेना तो थोड़ा जम जाएगा, ठीक। ये अफ्रीका है ना, कहाँ है भाई सहारा डेजर्ट, ये यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, देख रहे हैं सहारा डेजर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया में आता है सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियन एंड सीज। अब ये जो आपने देखा वो समुद्र और सीज से पूरा घिरा हुआ है, मैप को आपने देखा होगा। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो भी यही है, ठीक है, वो अफ्रीका से ही बहता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाइल का भी दिखा देता हूँ, ये है रिवर नाइल, ठीक है, ये नाइल रिवर है। आप मैप में देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा मोबाइल को या स्क्रीन को, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि नोटिस वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप। मतलब वही चीज़ कह रहा है कि आप उसमें नोटिस करिए कि इक्वेटर कहाँ से गुजरा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरा है, तो आप मैप देख लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent, ठीक है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है ना। और जिस जमीन के स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जहाँ से जुड़ा है इसे हम कहते हैं, पतला सा जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। उसी का ही बात कर रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे, और अच्छा ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। देख रहे हैं, ये है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस किसको कहते हैं? जमीन का पतला सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि ज्वाइन कर रहा है बड़े बड़े लैंड मास को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जमीन का पतला सा जो टुकड़ा है, स्ट्रिप ऑफ लैंड है, टुकड़ा नहीं बोलना चाहिए, नैरो स्ट्रिप ऑफ जो लैंड है वो दो बड़े बड़े जो लैंड मास है उसको ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो नैरो स्ट्रिप है इसे हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। वैसी सेम ना स्ट्रेट जो है उल्टा है, जस्ट उल्टा। जब पतला वाटर बॉडीज, नैरो वाटर बॉडीज, जब दो लार्ज वाटर बॉडीज को, जैसे सी, दो सी है या ओशियन है, या सी और ओशियन दोनों को कनेक्ट कर रहा हो, तो जो पतला सा जो वाटर बॉडी है ना, जो दोनों दो बड़े बड़े सीज को या बड़े बड़े ओशियन को या सी या ओशियन को कनेक्ट कर रहा होगा, उस नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी को हम कहेंगे स्ट्रेट, ठीक है। तो इस्थमस और स्ट्रेट में अंतर क्या होता है? इस्थमस क्या होता है? पतला जमीन का टुकड़ा, और स्ट्रेट जो होता है पतला जो है नैरो पैसेज ऑफ वाटर, पतला सा पानी का एक धारा, ठीक है। जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों ही पतला ही है, नैरो पैसेज है, बस यहाँ पे नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है तो इस्थमस हो गया, और यहाँ पे नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, मतलब पतला सा जो धारा है वाटर का वो दो बड़े धाराओं को या सी को या ओशियन को जोड़ रहा है, तो उसे हम स्ट्रेट कहेंगे, ठीक। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में जानते हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशियन। अच्छा, ये तो सवाल पूछा है कि कौन से दो ओशियन है जो साउथ अमेरिका को जोड़ है, ठीक। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। अभी थोड़ा मैप पे चलते हैं, वहाँ पे मैप में ना आपको कुछ कुछ और जो मैंने भी बताया ना वो चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे बोला है कि जो एंडिस माउंटेन है वो नॉर्थ से साउथ एकदम पैरेलली फैला हुआ है साउथ अमेरिका के, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ पे क्या लिखा है, अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रिवर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, यहाँ पे है, देख सकते हैं अमेजन रिवर यहाँ से ऐसे करके बहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अमेजन रिवर जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सीज। इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये है ऑस्ट्रेलिया जो पूरी तरह से समुद्र और सी से घिराया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वो हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere is the huge continent. The south pole lies almost at the center of this continent, as it is located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheet. There is no permanent human settlement. Many countries have research station in Antarctica. India also has research station there. They are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो इस नाम को याद रख लेना, ठीक है। अब ये अंटार्कटिका कहाँ पे है इसको देखते हैं। तो ये नीचे में आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा को रोटेट कर ही लेता हूँ क्योंकि लगभग पढ़ ही लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो कि कंप्लीटली ओशियन से कवर है। यहाँ पे बहुत मोटा चादर है बर्फ का, ठीक है। यहाँ पूरे साल ठंडा ही रहता है, यहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। फिर भी कई देशों ने यहाँ पे अपना रिसर्च स्टेशन बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा दो रिसर्च स्टेशन है जिसको मैंने अभी बताया। तो पहला रिसर्च स्टेशन है, क्या है नाम उसका, मैत्री, और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो बस ये मैप है ना, आप इसको अच्छे से देख लीजिए तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका ये है, यूरोप यहाँ पे हो गया, एशिया हो गया। यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन बांट रहा है, तो यह है यूराल माउंटेन। एटलस माउंटेन कहाँ पे है ना। अफ्रीका और यूरोप और ये एशिया को कौन सा जो है नदी है या सी है जो अलग कर रहा है, जैसे मेडिटेरियन सी है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, ठीक है। वैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस्थमस ऑफ पनामा कहाँ है ना। इन ये दो बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट इनके बीच में ये ओशियन जो है, ये कौन सा ओशियन है, ठीक। ये है आपका अंटार्कटिका ओशियन है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे है ये ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद
कॉन्टिनेंट जो है किस हेमिस्फीयर की ओर ज़्यादा है, किधर है, वो जानना है। तो ये जैसे ये इक्वेटर का जो ये लाइन है ना, इसको आप देख लेना। तो जैसे आप ये अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका जो है एकदम बीच से गया है, लेकिन फिर भी जो लार्ज लैंड मास है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वैसे ही साउथ अमेरिका जो है उसका ज़्यादा जो बॉडी है, लैंड मास जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सेम वैसे एशिया, यूरोप भी पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अंटार्कटिका पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया भी पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है ना। मतलब ये इक्वेटर के नीचे हो गया तो सब साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में, बस यही है ना। अब देखते हैं हम ओशियन के बारे में। अच्छा, अब हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, वही ओशियन के बारे में है। तो अभी हाइड्रोस्फीयर क्या होता है इसको जानते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in ocean and river and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. Hydrosphere क्या होता है ये बोला गया। तो अर्थ में जो ब्लू प्लैनेट है ना, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पानी से ज़्यादा कवर है। तो जो अर्थ का जो मतलब ये बोला गया है कि 71% जो अर्थ है वो पानी से कवर है और सिर्फ 29% जो है ज़मीन है, ठीक है। मतलब 71% पूरा पानी है अर्थ में और 29% जो है कवर, मैं कवर बता रहा हूँ ना, 29% कवर है ज़मीन से। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ को हम मिला के बोलते हैं कि हाइड्रोस्फीयर है? उसमें आता है आपका जो भी ओशियन है, रिवर है, आइस है, लेक्स है, ज़मीन के अंदर पानी जो बह रहा है वो है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर वो है, ये सारे चीज़ों को मिला के हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अब जितना भी पानी है ना, ये जो 71% जो अर्थ में जितना भी एरिया है उसमें 71% जो है पानी से कवर है ना। तो जितना भी पानी अर्थ में है उसमें से 97 जो परसेंट है पानी जो है वो ओशियन में है, और जो खारा है, जो इंसान के कोई काम का नहीं है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब पृथ्वी में जितना भी पानी है उसमें से 97% जो पानी वो पूरा ओशियन में है, और वो पूरा पानी जो है खारा है, वो किसी काम का नहीं है इंसान के, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसमें से लार्ज पोर्शन जो है वो वाटर में है, क्या बोलते हैं, आइस शीट में है, ग्लेशियर में है और अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल परसेंटेज में है और ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है। 97 हट गया और जो 3% बचा ना, वो 3% पानी जो साफ पानी है वो बर्फ के रूप में है ना, ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, वहाँ फ्रेश वाटर की तरह नदियों में बह रहा है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो साफ पानी है वो है। तो ये सारे मिलके 3% है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water, ठीक है। अब भले हमारे पृथ्वी में अगर आप देखोगे, हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो नीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि समुद्र यहाँ पे ज़्यादा है ना, पानी यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन पानी यहाँ पे ज़्यादा होने के बाद में भी यहाँ पानी का कमी है। क्यों? क्योंकि देखिए समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। तो जो फ्रेश वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाटर शॉर्टेज है। अब यहाँ पे ये जो दिया ना डब्बा, इसको आप ना देख लीजिएगा, ये क्या है, साइज एक तरह से जिसके पास जितना स्क्वायर है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो बड़ा है। तो जैसे आप एशिया देख सकते हो, इसके पास बहुत सारे स्क्वायर है तो उसका साइज, ठीक है। अगर आपको यूरोप और साउथ अमेरिका कंपेयर करना है तो उसके स्क्वायर्स को गिन लीजिए, किसके पास कितना स्क्वायर है। अंटार्कटिका के स्क्वायर को गिन लीजिए। तो एक तरह से स्क्वायर के फॉर्म में ये सभी के साइज को एक तरह से शो कर रहा है, ठीक है। अब ओशियन के बारे में जानते हैं। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो भी हाइड्रोस्फीयर अभी बात किया ना मैंने, ग्लेशियर, आइस शीट और जमीन में पानी बह रहा है और ओशियन है, तो ओशियन जो है हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो ओशियन है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर वेव, टाइड एंड ओशियन करंट, द 5 मेजर, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ओशियन वाटर है वो एक जगह रुका नहीं रहता, ठीक है। ये जो ओशियन वाटर है, ये सब पानी है नीला नीला जो है, ये रुका नहीं रहता, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर से नीचे हमेशा फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, ठीक है। किस किस फॉर्म में ये मूव करता है? तो वेव के फॉर्म में मूव करता है ना। वेव मतलब वो लहर के फॉर्म में,
टाइड के वो फॉर्म में देखा होगा आपने, हाई टाइड, लो टाइड, वो मैंने अभी पढ़ाया था इसके कुछ समय पहले चैप्टर में, तो उस फॉर्म में ये मूव करता है। और एक होता है ओशियन करेंट, मतलब जैसे इक्वेटर में जो पानी गर्म हो गया है ना, जैसे यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, ये जैसे मैप है, इसको समझ लीजिए, ये मैप है ना, ठीक से काम नहीं कर रहा, माउस भी ऊपर नीचे ठीक से हो नहीं रहा है, हाँ ये जैसे मैप है ना, और यहाँ से इक्वेटर गया है समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि इक्वेटर में बहुत गर्मी है, तो इस रीजन में धूप जब ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ का पानी क्या होगा, गर्म होगा। जब गर्म होगा तो वो क्या करेगा, फैलेगा, फैलेगा तो उस जगह को भरने के लिए ये जो पोल से ठंडा पानी वो इधर आएगा, वैसे ही इधर से भी जो ठंडा पानी वो ऊपर आएगा और ये गर्म पानी उधर जाएगा, ठीक है। तो ये गर्म पानी उधर गया और यहाँ से ठंडा पानी इधर आया, तो ये जो गर्म पानी जा रहा है, गर्म पानी का जो धारा है और ठंडा पानी का जो धारा है, इसे ही हम कहते हैं ओशियन करंट, ठीक है। तो ये हॉट ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट कहते हैं, ठीक है। ये आगे के चैप्टर में, आगे के क्लास में ये आपको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि करंट का मतलब वहाँ पे बिजली नहीं हो रहा है, वो क्या है कि गर्म पानी का बहाव फिर ठंडा पानी का यहाँ से यहाँ बहाव, उसी को ही कहते हैं करंट। अब जानते हैं 5 मेजर ओशियन क्या क्या है, ठीक है। तो टोटल 5 मेजर ओशियन है, वो क्या क्या है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो आप फिगर में आपने देख लिया होगा कि वहाँ पे मैंने दिखाया था, नहीं दिखाया तो एक बार चलिए हल्का सा वहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे रीड कर दूंगा। तो ये है ओशियन, जैसे यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, इसका आधा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसा मत सोचिए कि ये अलग ओशियन है, ये अलग ओशियन है, एक ही है। ये क्या है, गोलाई है ना, तो ये पीछे से जुड़ा हुआ है ना, तो ये है, ठीक। अगर इसको अब पूरा गोल कर देंगे ना तो ये और ये जुड़ा हुआ है, तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया, ये सदर्न ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, और ये है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर वही चीज़ को हम पढ़ेंगे कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ में क्या है, उसके बाद वेस्ट में कौन सा देश है, फिर ईस्ट से कहाँ से घिराया हुआ है, सेम वैसे अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में कौन सा देश है, वेस्ट में कौन सा देश है, यही सब पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे मैं आपको रीड करते जाऊँगा, जो भी कठिन लगेगा मैं आपको बता दूंगा। आप मैप को ओपन करके रखिएगा, ठीक है, या किताब को ओपन करके रखिएगा, जो भी चीज़ होगा मैं वहाँ पे बोलता जाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जानते हैं सबसे पहले पैसिफिक ओशियन के बारे में। पैसिफिक ओशियन आपने देखा होगा, मैंने जो मैप में दिखा है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। ये कहाँ से कहाँ फैला है, ये कहाँ से कहाँ नहीं, ये कितना है, 1/3 ऑफ द अर्थ का 1/3 हिस्सा ये पैसिफिक ओशियन ही कवर कर देता है। और जो मेरीना ट्रेंच जिसके बारे में बात किया था, सबसे गहरा गड्ढा, ये भी इसी में ही है, पैसिफिक ओशियन में ही है। पैसिफिक ओशियन जो है सर्कुलर इन शेप है, आपने देखा होगा, है ना। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको घेरा हुआ है, ठीक है। लुक एट द मैप, वही आप मैप देखते जाइए, मैं यहाँ पे रीड करता जाऊँगा, ठीक है। फिर अटलांटिक ओशियन is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by North and South America on the western side and Europe and America. मतलब ये कहा जा रहा है कि एस शेप में नज़र आता है। इसके ईस्ट साइड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है और वेस्ट साइड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, वो चीज़ बताया है, ठीक है। और हाईली इंडेंटेड है। हाईली इंडेंटेड मतलब कि एकदम जो कोस्टल एरिया है ना, वो एकदम कुछ हिस्सा ज़मीन का एकदम बाहर निकल गया है, कुछ हिस्सा एकदम अंदर घुस गया है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब इरेगुलर रहता है, कोस्ट लाइन जो होता है इरेगुलर रहता है, वही चीज़ को कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, वहाँ पे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट वहाँ पे बहुत है, ठीक है। आइडियल लोकेशन है, ठीक। तो एक तरह से कॉमर्स और बिजनेस के मतलब कॉमर्स के हिसाब से देखा जाए, मतलब सामान के लाने ले जाने के लिए, तो वो बहुत अच्छा जगह है ना। और ये बहुत बिजी ओशियन है, ये कहा जा रहा है। वो कौन सा ओशियन है यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे एस शेप के बारे में कह रहे हैं, कि कैसे ये जो ओशियन है एस शेप में दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक ओशियन है, देख रहे हैं आप, एस फॉर्म में भरा है ना। यहाँ पे मैं एक पेंसिल या पेन को चालू कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, ये एस फॉर्म में बना हुआ है, देख रहे हैं, यही एस को बोल रहा है ना। अब इसके ईस्ट साइड में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है वो आप देख लीजिए, वेस्ट साइड में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है वो देख लीजिए, वही चीज़ वहाँ पे बताया गया है। अब जानते हैं इंडियन ओशन के बारे में। द इंडियन ओशन,
Indian Ocean is the only ocean named after the country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bound by Asia. In the east, in the west, in the अच्छा नहीं, नॉर्थ साइड में एशिया से वो कवर है, तो वेस्ट में अफ्रीका से कवर है, और ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ये कैसे देखना हुआ तो आपको पता चल गया होगा। आप इंडियन ओशन का मैप देख लीजिएगा, ऊपर में है। फिर ईस्ट साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, वेस्ट में कौन सा है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर जानते हैं सदर्न ओशियन के बारे में। सदर्न ओशियन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सदर्न ओशियन है ना, सबसे नीचे वाला ओशियन, तो वो पूरी तरह से जो अंटार्कटिका है उसको पूरा गोल घेर के रखा है पूरी तरीके से, ना। सदर्न ओशियन के बीच में है अंटार्कटिका। और ये जो सदर्न ओशियन है कहाँ तक फैला है, तो वो आपका वहीं से, मतलब अंटार्कटिका के एंड से चालू होता है और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता जाता है। कहाँ तक बढ़ता है, लगभग 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, ठीक है। तो इतना दूरी तक ये सदर्न ओशियन जो है फैला हुआ है। द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है। तो ये बियरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, क्या है, कैसा है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैप को जाके थोड़ा सा ना पलटता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्लिश में मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं आता है ना, तो मैं जो हिंदी में बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही बताता हूँ, जिसमें मैं भी समझ सकूँ, आप भी समझ सके, ठीक है। कहाँ गया मैप, ये तो कुछ दूसरा ही चैप्टर आगे लग रहा है। अरे हाँ, दूसरा चैप्टर आ गया। ये तो मैप ही गायब हो गया लग रहा है यार, एक मिनट रुक जाइए। ये ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। ये तो ये आप मैप जैसे देख सकते हैं। क्या चीज़ का बात कर रहे थे वो भूल गया मैं, ठीक है। अब चलो जो भी है, ये है सदर्न ओशियन, ये है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन, सबके बारे में बता दिया। तो ये बोल रहा है सदर्न ओशियन जो है ये एनसर्कल करता है अंटार्कटिका को। मतलब एनसर्कल मतलब ये पूरी तरह से गोल पूरा घेरा हुआ है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को, ठीक है। और ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से, यहाँ पे पतला सा देख रहे हैं वो जगह, उसी को ही कहा है बियरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब समझ में आया था ना, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। स्ट्रेट मतलब वो नैरो वाटर बॉडी, वो पानी का पतला सा धारा या फिर पतला सा एरिया पानी का, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को या बड़े बड़े ओशियन को या ओशियन को और सी को जोड़ रहा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्कटिक ओशियन ही है ना, उसी का हिस्सा ही है। उसको पैसिफिक ओशियन से ये जो पतला सा जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी है वो जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो ये बियरिंग स्ट्रेट कहलाता है, BEARING। स्पेलिंग सही तो बोल रहा हूँ शायद, ठीक है। अब नीचे जाके देखते हैं। ये बार बार ना ऊपर नीचे करने से ना दिमाग भी घूम जाता है, ऐसा लग रहा है। ये है BERING, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट वही था, वो पतला सा जो पानी का धारा है जो क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन को और आर्कटिक ओशियन को जोड़ता है, ठीक है। अब जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है वो पूरी तरह से गैस के लेयर से ऐसा ढका हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये जो थीन ब्लैंकेट है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेनेट का, ठीक है। तो ये एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है, ये हम इसमें जो हवा होता है वो हमको सांस लेने के लिए उपयोग आता है। साथ ही साथ जो हार्मफुल रेस है जो कि सन से आता है उससे भी रोकता है, ठीक है। तो ये जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर में ये जो है एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर है, देख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो मोटा सा जो ये चादर है एटमॉस्फेयर का, प्लैनेट का, यही हमको सांस लेने में
और मदद करता है। साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं सन से, जो ऊपर जो सूरज है वहाँ से जो हार्मफुल रेस आ रहे हैं उसको भी ये जो है रोकता है। सिर्फ ज़रूरत का जो रेस है वह वो ही हमारे तक, हम तक जो अर्थ के सरफेस है वहाँ तक पहुँचता है। अब ये जो हाइट है एटमॉस्फेयर का कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये लगभग फैला हुआ है 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो डिवाइड है 5 लेयर में, ठीक है। किस किस बेसिस पे, वो जो लेयर है उसमें कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ मिलके वो लेयर बना है, कंपोजिशन, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पे कैसा है और भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ है। उस बेसिस पे ये जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर में बांटा गया है, ठीक है। अब दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये जो लेयर है स्टार्ट कहाँ से होता है, अर्थ सरफेस से। तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक लेयर के बारे में तो यहाँ पे ठीक डिटेल में नहीं बताया, बस इतना जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर में बटा हुआ है। ये शायद आप क्लास 7 में के जो टेक्स्ट बुक होगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि 5 लेयर होता है, ठीक। Atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and other comprises 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen help in growth of living organism. Carbon dioxide, through present in minute amount, is important to absorb heat radiated by Earth, thereby keeping the planet warm. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो भी बट मैंने पढ़ा जिसमें आपने 5 लेयर जाना, तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ना कौन कौन से गैस जो है, ठीक है, कितने मात्रा में, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 99% है, जिसमें से 78% जो है नाइट्रोजन का हिस्सा है ना, और 21% जो है ऑक्सीजन है, और जो 1% बच गया उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना, ये सब है, और भी अदर गैसेज हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जरूरी क्यों है, तो ऑक्सीजन हम लोगों के जीने के लिए जरूरी है ना, और यहाँ पे जो भी जीव जंतु है उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब नाइट्रोजन क्या काम करता है, नाइट्रोजन काम करता है जो भी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बढ़ोतरी के लिए, ठीक है। जो भी लिविंग और भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं पृथ्वी में उसको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए रहता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो क्या होता है कि सूरज से जो गर्मी आता है ना उसको रोकने का काम करता है। अगर मान के चलिए सब दिन के समय में सूरज आ रहा है, गर्मी दे रहा है, और जैसे ही रात में सूरज डूब गया तो ठंडा एकदम से तेज़ी से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पृथ्वी में थोड़ा बहुत गर्मी रुका रहता है। तो ये जो गर्मी रोकने का जो काम करता है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे प्लेनेट को गर्म रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ये बिल्कुल जम जाता, जीवन जीने लायक ये पृथ्वी रहता नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों गैस जो है इसका क्या क्या महत्व है समझ में आ गया। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, जो घनत्व है एटमॉस्फेयर का, जो भी है इसका घनत्व है, वो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे ना, ऊपर की ओर जाते जाएंगे वो जो घनत्व है कम होता जाएगा। यहाँ पे और एकदम ज़्यादा घना रहेगा, जो भी बादल है एटमॉस्फेयर है उसका थोड़ा और कम होगा, फिर कम होगा, फिर हाइट के साथ में और कम होता जाएगा, ठीक है। और ये आप एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो, जब भी जो क्लाइंबर्स है पहाड़ जो चढ़ते हैं उन लोगों, जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते जाते हैं ना, ऊपर की ओर जाते जाते हैं, तो उन लोगों को ना सांस लेने में तकलीफ होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी है, हवा का जो घनत्व है, ठीक है, वो कम होता जाता है। इसलिए इनको जो है पर्वतारोही जो है ना उनको अपने साथ में सिलेंडर ले जाना पड़ता है ताकि वो आसानी से सांस ले सके हाई एल्टीट्यूड में। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई में, है ना, जितना ज़्यादा और ऊंचा जाते हो तो और हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने में परेशानी ना हो, उसके लिए ये सिलेंडर दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ले जाते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे ना, अर्थ से ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे। साथ ही साथ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, ठीक है, दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये कहा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, ये जो है एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा जैसे कि ये अर्थ है इसके इर्द गिर्द है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो ये कहा जा रहा है कि जो प्रेशर है अर्थ पे प्रेशर बनाता है, तो हर जगह पे ना जो प्रेशर है सेम नहीं रहता। कहीं पे हाई प्रेशर बनाता है, कहीं पे लो प्रेशर बनाता है, कहीं पे हाई प्रेशर बनाता है, कहीं पे लो प्रेशर बनाता है। तो वो कह रहा है, ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ। और ये जो है प्रेशर जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, कहीं पे हाई प्रेशर होता है तो कहीं पे लो प्रेशर होता है ना।
अब जहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, जैसे कि अर्थ का लेयर है, यहाँ पे मान के चलिए कि हाई प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ पे जो हवा रहेगा ना वो खसक के लो प्रेशर एरिया वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो ये हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर जो हवा बह रहा है उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है, ये जो एयर बह रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब जानते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो बायोस्फीयर वो नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज अ जोन that life that is unique to its planet exists. There are several species of organisms that vary in size and microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. मतलब ये कहा जा रहा है, सिंपल सा बात है कि जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, जहाँ पे जमीन लिथोस्फीयर, ठीक है, और जहाँ पे एटमॉस्फेयर, ये सब मिलते हैं, वहाँ पे जो एक नैरो जोन है जहाँ पे ये सारे के सारे मिलते हैं और वहाँ पे एक लाइफ पैदा होता है, उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। वही चीज़ कहा जा रहा है जहाँ पे ये जो लाइफ पनप रहे ना, चाहे वो छोटे से छोटे पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु हो, मछली हो या हाथी हो या हिरन हो, ये सारे के सारे, उसमें इंसान भी आते हैं, तो ये सब हम लोग एक बायोस्फीयर में रहते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, The organisms in the biosphere may broadly be divided into planet kingdom, animal kingdom, three domain interact with each other। ठीक है, ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उस बायोस्फीयर में, चाहे वो मतलब इंसान हो, एनिमल हो, प्लांट हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक को भी नुकसान होता है तो इसका असर दूसरे पे भी पड़ता है। ठीक है, अगर लिथोस्फीयर में कुछ होगा, जमीन का कटाव ज़्यादा होगा तो उससे पर्यावरण को, जीव जंतु को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा। समझ रहे? तो ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो चीज़ है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सेम वैसे जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि जैसे आप अगर वेस्ट मटेरियल नदियों में, पानियों में फेंकते हैं तो वो पानी जो है अब इंसानों के लायक नहीं है। तो अब इंसानों के लायक नहीं है तो भाई वो सिर्फ इंसानों के लायक ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो अब पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लायक भी नहीं है। ठीक है, उसका प्रभाव फिर और भी अदर जो जीव जंतु है, दूसरे जीव जंतु है, उन पे भी पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है। सेम वैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो भी इंडस्ट्रीज है, थर्मल पावर प्लांट है या व्हीकल है जो हवा को गंदा कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी को गर्म रख सके। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, किस वजह से कि हम पावर प्लांट चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत हवा को गंदा कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो अब ये ज़्यादा गर्मी को रोकेगा। अब इससे क्या होगा कि अर्थ जो है, अर्थ उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, फिर हमको पहले से ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इस टर्म को हम कब यूज़ करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है पृथ्वी में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है और उससे जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस समय पे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हर रिसोर्स जो है पूरा भरमार नहीं है, हर चीज़ का एक लिमिट है। ठीक है, तो हर चीज़ में हमको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, नेचर के बीच में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बीच में। और जब ये बैलेंस बना रहेगा तभी हम यहाँ पे जीवित रहेंगे। और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जब भी हम कर रहे हैं तो उसको ये सोच के करें कि वो लिमिट है, उसका कुछ एक कमी है, उसको मतलब उसका ऐसा नहीं कि ये तो भरमार है तो जितना मना है यूज़ करते गए, पेड़ है तो काटते जाओ, पानी है तो बस यूज़ करते जाओ, ज़मीन है तो बस खोद के माइंस एंड मिनरल्स निकालते जाओ, पर्यावरण, पूरे जीव जंतु को मार दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है, तभी यहाँ पृथ्वी में लाइफ बना रहेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर एक जगह पे पेड़ कट गया किसी एरिया में, किसी देश में, तो उसका असर बाकी जगह पे नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पे पेड़ कटेगा तो वहाँ पे जो गर्मी है वो भी बढ़ेगा, और उस गर्मी बढ़ने का असर जो है, तूफान फिर ज़्यादा आएगा किसी अलग एरिया में या उसी एरिया में, या पानी का वहाँ कमी हो जाएगा, या किसी दूसरी जगह में पानी की कमी हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं, सारे के सारे चीज़ जो है, चाहे पेड़ हो, ज़मीन हो, एटमॉस्फेयर हो, जीव जंतु हो, है ना, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक को भी अगर परेशानी होगा तो उसका असर दूसरे में भी पड़ेगा। ठीक है,
तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।